सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और संगीता जी आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आपको भी हमारा बहुत बहुत नमस्कार सोनाली। हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को और हमारी सखियों को, साथियों को, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और फिर वही हमेशा वाला सवाल। हाँ, हमेशा वाला सवाल। क्या हालचाल है? हाँ, बिल्कुल ठीक है और हमारे श्रोताओं के भी हालचाल बिल्कुल ठीक होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और देखिए कितना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं। हाँ। क्योंकि कई बार तो देखिए उनकी बड़ी व्यस्तता होती है, जैसे अभी होली का त्योहार ही गया, तो इतनी व्यस्तता के बाद भी वो सब समय निकालते हैं और हमारे कार्यक्रम में कमेंट्स भेजते हैं। तो आज भी बहुत सारे जो विषय हैं उनमें से हमने कुछ कुछ मंथन करके निकाला है। ये विषय बताइए। बताते हैं। और हमारे श्रोताओं की बात चली है तो इनके कमेंट्स यानी संगीता जी, जैसे सफेद रंगोली होती है उसमें जब सुंदर से रंग भर जाते हैं ना, बिल्कुल, तब वो रंगोली की जो खूबसूरती होती है उसकी सुंदरता में कितनी दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। वैसे ही हमारे शो में जो श्रोताओं के कमेंट्स आते हैं उससे उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स, बहुत सुंदर सुंदर विचार उन्होंने लिखकर भेजे हैं। तो आज के विषय है छोटी सी झपकी, जो हर कोई लेता है। कोई बैठे बैठे लेता है, तो कोई बेड पर सोकर लेता है, कोई सोफे पे बैठ जाते हैं, कोई ट्रेन में भी सो जाते हैं, नहीं कोई तो खड़े खड़े भी सो जाते हैं। पर छोटी सी झपकी लेना बहुत जरूरी होती है। हाँ। पर याद रखना चाहिए बस ये झपकी जो छोटी है वो छोटी ही है, होना चाहिए। अगर ये इसकी लंबाई बढ़ गई तो बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं, आलस्य बढ़ जाता है। साथ ही एक और विषय है शब्द हमारा विचार आपके। इसमें हमने चुना है विषय अनुशासन। तो हम श्रोताओं से पूछ लेंगे संगीता जी कि अनुशासन का आपके जीवन में क्या महत्व है। होता यूं है कि ये अनुशासन की जब भी बात चलती है तो हमें सिर्फ बच्चे याद आते हैं, पर हर उम्र के लिए अनुशासन जरूरी है। और अनुशासन के होने के कारण हमारा जीवन कैसा होता है हमें लिखकर बताएं। और आम की मंजरी देख देख कर सब समझ ही गए होंगे कि अब आम भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो हम पहले से ही तैयारी बता देंगे। कच्चे आम के व्यंजन आज इस पर भी बात करेंगे। और साड़ियों का संसार है जी, तो आंध्र प्रदेश की तरफ चलेंगे और धर्मावरम साड़ी के बारे में जानेंगे जी। और अब गाना सुनते हैं। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मतवाली रात है। ओ सपने बिखरे मोड़ मोड़ पे ताकि नैना जोड़ जोड़ के, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना।
की परछाइयाँ, झांकी चंदा आसमान से छेड़े हमको, जान जान के ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। ओ लहरें डोले झूम झूम के साहिल का मुंह, झूम झूम के ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। मौसम अगर अच्छा रहे तो फिर मन तो फिर इधर उधर होता ही है कि भाई यहाँ चले वहाँ चले वहाँ चले, ऐसा भी होता है। और यहाँ वहाँ चलने के बाद जब हम थक जाते हैं तो अपने आप एक झपकी आ जाती है। वैसे हमारा जीवन इतना व्यस्तता भरा होता है, भागदौड़ भरा होता है, सुबह से लेकर रात तक हम लोग काम करते रहते हैं, अनेक अनेक जिम्मेदारियों को निभाते हैं और लगातार काम करने से शरीर और मन दोनों थक जाते हैं। और ऐसे समय में जो छोटी सी झपकी होती है ना, हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित होती है। वो इसलिए कि थोड़ा सा आराम मिल जाता है और ये बहुत जरूरी भी है। तो थोड़ी देर आराम अगर हम कर लें तो फिर नई ऊर्जा, नई ताजगी इससे हमें मिलते हैं। और छोटी सी झपकी का अर्थ यानी अगर देखें तो दिन में थोड़े समय के लिए आराम करना या हल्की सी नींद लेना, जिसे नैप भी कहते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। 15 से 30 मिनट की झपकी पर्याप्त मानी जाती है। यानी 15 से 30 मिनट, हाँ ठीक है। नहीं, पर कुछ कुछ लोगों को आदत होती है ना, हाँ। कि अच्छे से खाया है और फिर नींद आ रही है तो रजाई वजाई लेके, चद्दर वद्दर लेके, कुछ लोग तो बाम वाम लगा के, कान में स्कार्फ बांध के जो सोते हैं तो 2-3 घंटे सोते हैं। और फिर उठने के बाद इतना हैवीनेस लगता है, इतना भारीपन लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे हमें जो झपकी की जो ऊर्जा है ना, वो गलत हो जाएगी, वो और ज्यादा तकलीफदायक हो जाएगी। तो ये झपकी को झपकी ही रहने देना है। हाँ। छोटी सी झपकी छोटी सी ही रहना यानी चाहिए। नींद में नहीं बदलना उसको। हाँ, नहीं तो रात की नींद खराब हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, और इस छोटी सी नींद से शरीर की थकान तो दूर होती है और मन भी शांत होता है। जब व्यक्ति झपकी लेकर उठता है तो उससे पहले से ज्यादा ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है और काम करने की उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। शिशु कह लीजिए, वयस्क कह लीजिए, बुजुर्ग कह लीजिए, झपकी लेना एक मानव जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है। फिर हम तरोताजा महसूस करते हैं। अच्छा, इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं, कब और कितनी देर तक झपकी लेते हैं। सर्दी जुकाम होने पर लोग अक्सर झपकी लेते हैं क्योंकि उनके शरीर में कह सकते हैं कि संक्रमण से लड़ने के लिए जो शरीर होता है उस वक्त बड़ा मेहनत करता रहता है। अब अगर छात्रों की बात कर लें तो छोटी सी झपकी उनके लिए भी बड़ी उपयोगी होती है। कई बार लगातार पढ़ाई करने से उनका भी दिमाग थोड़ा बोझिल सा या थका सा हो जाता है। तो फिर ऐसे में थोड़ी देर आराम करने से थोड़ी सी राहत मिलती है और फिर से पढ़ाई में ध्यान लग जाता है। संगीता जी, आपने छात्र जीवन वाली बात कही, मुझे तो छात्र जीवन याद आता है कि पुस्तक सामने रखी कि नींद आने लगती है। अभी भी वही हाल है कि कुछ पढ़ने को सोचो तो नींद आने लगती है। तो शायद ऐसा ही कुछ है कि आंख सामने किताब रखी कि नींद आने लगती है। पर वैसे छात्रों के लिए ही नहीं, बहुत सारे काम करने वाली जो गृहिणियां हैं या कार्यालय में काम करने वाले लोग हैं, और वो ही नहीं, कड़ी मेहनत करने वाले लोग भी अगर थोड़ा देर आराम कर लेना तो उत्साह के साथ अपना काम कर सकते हैं। हाँ, और इसी को लेकर के हमारे कुछ श्रोताओं ने, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि एक श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी झपकी केवल आलस की निशानी नहीं बल्कि बेहतर उत्पादकता और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक टूल है। विशेष रूप से छात्रों और कामकाजी पेशेवर के लिए ये मानसिक थकान मिटाने का एक बेहतरीन
बेहतरीन तरीका है। एक हमारी सखी ने लिखा है, एक छोटी सी झपकी बहुत ही तरोताजा कर देती है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक से लौटकर नाश्ता बनाकर चाय पिलाकर थोड़ी देर लेट जाती हूँ, उसी में थोड़ी झपकी आ जाती है, जिससे मैं फिर से घर के कामों के लिए तरोताजा हो जाती हूँ। इसी तरह से मैं शाम को टेलीविजन देखती हूँ, जो कि मेरे बेडरूम में ही लगा है। अगर लेट कर देखती हूँ तो शर्तिया नींद आ जाती है। इसी तरह मेरी टुकड़े टुकड़े में नींद पूरी हो जाती है। छोटी छोटी झपकी बड़े काम की होती है। इसको पावर नैप कहते हैं जी। हाँ। और एक और श्रोता ने लिखा है कि वाह क्या बात है, ये जो विषय है झपकी, आज मौका भी है और दस्तूर भी है। अभी अभी झपकी लेकर उठ रहा हूँ। झपकी को हम छोटी नींद भी कह सकते हैं, खासकर दोपहर भोजन करने के बाद आ जाती है। इसे वाम कुशी भी कहते हैं, वाम कुक्षी भी कहते हैं। और खुराक है, पाचन क्रिया के वक्त दिमाग को आराम मिलता है। और गीतमाला खत्म होने के बाद सखी सहेली शुरू होने के बीच का समय इसके लिए मैंने रिजर्व रखा है। तो आगे भी इन्होंने कुछ लिखा है। हाँ, और एक हमारी सखी ने लिखा है, एक छोटी सी झपकी जिसे पावर नैप कहा जाता है। 10 से 30 मिनट की एक हल्की नींद जो ऊर्जा, याददाश्त और सतर्कता को बढ़ाती है। ये दोपहर के समय 1 से 3 सबसे अधिक फायदेमंद होती है, तनाव कम करती है और कार्य क्षमता बढ़ाती है। सबसे आदर्श समय 10-20 मिनट का है। 30 मिनट से अधिक सोने से सुस्ती महसूस हो सकती है। दोपहर 3 बजे से पहले ही झपकी सबसे अच्छी होती है, अन्यथा रात की नींद प्रभावित हो सकती है। तो कम सोना चाहिए और झपकी लेना चाहिए, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। एक और श्रोता ने लिखा है कि छोटी सी झपकी बड़ी सी ताजगी लाती है। भागती दौड़ती जिंदगी में कभी कभी कुछ पल रुककर झपकी लेना भी जरूरी होता है। ये छोटी सी नींद थके हुए शरीर को आराम देती है, मन को शांत करती है, दिमाग को फिर से तरोताजा करती है। कभी कभी कुछ मिनट की झपकी दिन भर की थकान को मुस्कान में बदल देती है। क्या बात है। एक हमारे साथी लिखते हैं, छोटी सी झपकी, सुबह 5 बजे उठता हूँ, इसलिए दोपहर 1 बजे झपकी लेता हूँ तो फ्रेश फील करता हूँ। फिर पढ़ता हूँ, अच्छी पुस्तकें पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। खासकर आकाशवाणी के कार्यक्रम सखी सहेली सुनना ये हमारा नियम है। और उन्होंने आज के हमारे जितने सारे विषय हैं उन विषय पर भी लिखा है और कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को अनुशासन में बांध कर रखा है। बहुत अच्छी बातें लिखी है। सारे साथियों को, श्रोताओं को धन्यवाद। हाँ, और अब एक गीत सुनते हैं गाना। किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसकी जुल्फ बिखरी। कलियों के मुख चूमे, बगिया को दुलराए, डाली डाली जाए लटक लटक, किसकी जुल्फ बिखरी। ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाच थिरक थिरक, किसने गीत छेड़ा।
जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक। किसने गीत छेड़ा दिल मेरा नाच तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत। गीत जो होते हैं ना सोनाली, वो भी सुनते सुनते बड़ी अच्छी झपकी आती है, बहुत मीठी नींद लग जाती है ना। बस ऐसा लगता है कि बस अब यही गीत चलने दो और बस नींद आ जाती है। और फिर जब गीत बंद हो जाता है हाँ। तो बिल्कुल टूट जाती है नींद। ऐसा भी होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि छोटी सी झपकी यानी दिन में थोड़े समय के लिए ली गई नींद जो शरीर और मन को जल्दी तरोताजा कर देती है, इसे अंग्रेजी में पावर नैप भी कहा जाता है। और क्या होती है ये, दिन के समय में 10 से 20 मिनट के लिए हल्की नींद को छोटी झपकी कहते हैं। यानी पूरा इन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। ये ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन शरीर को आराम और दिमाग को ताजगी देती है। तो झपकी के फायदे भी इन्होंने लिखे। थकान कम करती है, दिमाग को तरोताजा करती है, मूड बेहतर बनाती है, काम करने की क्षमता बढ़ाती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और झपकी लेने का सही समय 1 बजे से 3 बजे के बीच झपकी लेना सबसे अच्छा समय भी इन्होंने बता दिया है कि कब आपको झपकी लेनी है। झपकी 10-20 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सुस्ती महसूस होगी। रोज बहुत लंबी झपकी लेने से रात की नींद प्रभावित होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। आरामदायक और शांत जगह पर झपकी लेना बेहतर होता है। तो पर एक और बात है संगीता जी कि जब हम बहुत भारी भरकम ऐसी हेवी साड़ी पहनते हैं, जरी की साड़ी पहनते हैं, उसमें गहने पहनते हैं, तो बिल्कुल कितने भी थके हुए नींद नहीं आएगी हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं आती है। झपकी आएगी ही नहीं। झपकी आने के लिए भी हमें वो सूती कपड़े पहनना पड़ता है, घर के धुले हुए आरामदायक कपड़े होंगे तभी वो झपकी आती है। वैसे साड़ियाँ पहनने के बाद हर किसी की खूबसूरती में 4 चांद लगते हैं, है ना। कितने खूबसूरत दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और खास करके हमारे भारत की तो पहचान है जी। और यहाँ की जो परंपरागत साड़ियाँ होती हैं, पारंपरिक साड़ियाँ उनको कह लीजिए, उनका जो बनाव होता है या उनको जिस खूबसूरती से निखारा जाता है, कई बार बॉर्डर्स होते हैं, कई बार उनमें बड़े सुंदर से चांदी के तार का काम होता है। जैसे अगर आप बनारसी साड़ी की बात करें तो कई बार चांदी के तार होते हैं, सोने के तार से भी जड़ी हुई और बॉर्डर्स और डिजाइन बनी हुई साड़ियां होती हैं। तो अलग अलग तरह की जो साड़ियां होती हैं, उन्हीं में से आज हम एक साड़ी की बात कर रहे हैं। जी, आज हम धर्मावरम साड़ी की बात करेंगे जो आंध्र प्रदेश के से में इसकी बुनाई होती है। और धर्मावरम साड़ी भारत की प्रसिद्ध और पारंपरिक रेशमी साड़ियों में से एक है। और ये साड़ी अपनी भव्यता, मजबूत रेशम कपड़ा और सुंदर जरी काम के लिए जानी जाती है। रेशम से बहुत कुछ याद आता है ना, कि रेशमी कपड़े या रेशमी साड़ियां, इनका एक अपना इतिहास है अपने देश का। तो इसका नाम आंध्र प्रदेश के धर्मावरम नामक शहर से पड़ा है, जहां ये साड़ी मुख्य रूप से बनाई जाती है। धर्मावरम के बुनकर कई पीढ़ियों से इस कला को संभालते आ रहे हैं। और धर्मावरम साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। माना जाता है कि लगभग 100 से 150 वर्ष पहले से यहाँ रेशमी साड़ियों की बुनाई की जा रही है। और पहले के समय में साड़ियाँ मुख्य रूप से राजघरानों और अमीर परिवारों के लिए बनाई जाती थी। धीरे धीरे इसकी सुंदरता और गुणवत्ता के कारण ये पूरे भारत में लोकप्रिय हो गई है। आज धर्मावरम शहर हजारों बुनकर परिवारों का प्रमुख रोजगार भी है। धर्मावरम साड़ी बनाने की प्रक्रिया बहुत मेहनत और धैर्य से की जाती है, क्योंकि देखिए पहले तो साड़ी बनाई जाती होगी, यानी पहले सूत काटे जाते होंगे और उसके बाद उन्हें किस किस तरह से प्रोसेस कहते हैं ना कि किया जाता है, और उसके बाद फिर उनके धागे बनते होंगे, फिर धागों की बुनाई होती होगी, उनको रंगाना धागों बिल्कुल उनकी रंगाई होती होगी, और तब उस पर जो है काम किया जाता होगा। और फिर उसमें सोने या चांदी के जो जरी के तार भी लगाए जाते हैं उसमें। और फिर उसके जो बॉर्डर होते हैं ना, बहुत ही आकर्षक होता है। उसका पल्लू भी बहुत सुंदर होता है और उस पर आकर्षक डिजाइन बनाए जाते हैं। और एक अच्छी धर्मावरम साड़ी बनने के लिए
कई दिनों से लेकर कई हफ्तों का समय लग जाता है ना। और हम साड़ी देखने के बाद कहते हैं कितनी महंगी साड़ी है, पर उसके पीछे कितनी सारी मेहनत, कितना सारा समय जाने के बाद एक सुंदर साड़ी तैयार होती है। जी, धर्मावरम साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता इसका चौड़ा और भारी बॉर्डर तथा सुंदर जो पल्लू हैं वो होते हैं। इसमें मंदिर शैली यानी टेम्पल डिजाइन, फूल पत्तियों और पारंपरिक आकृतियों की बुनाई की जाती है। इन साड़ियों में गहरे और चमकीले रंग जैसे लाल, हरा, बैंगनी, सुनहरा और मरून बहुत लोकप्रिय होते हैं। यही कारण है कि ये साड़ी देखने में बहुत आकर्षक और शाही लगती है। तो धर्मावरम साड़ी जो है उसकी ये खूबी है। और धर्मावरम साड़ी का उपयोग विशेष अवसरों में किया जाता है। दक्षिण भारत में शादी, विवाह, त्योहार और पारंपरिक कार्यक्रमों में महिलाएं साड़ी को पहनना पसंद करती है। कई दुल्हनें और अपनी शादी के दिन धर्मावरम साड़ियां पहनती है, इसलिए इसे दुल्हन की साड़ी भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि धर्मावरम साड़ी केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और हस्तकला का एक सुंदर प्रतीक है। और हमारे देश के कुशल बुनकरों की कला और मेहनत को दर्शाती है। अपनी सुंदरता और परंपरागत महत्व के कारण धर्मावरम साड़ी आज भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और भारतीय वस्त्र परंपरा की एक महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती है। और देखिए इसके जो बुनकर होते होंगे वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं ना कि ये काम चलता है जी। ये किसी एक परिवार का नहीं होता है, बल्कि ये कला जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। तो इस तरह से जो साड़ियां बनती हैं उनका भी एक इतिहास अपने आप में बनता चला जाता है। तो एक गीत सुनते हैं गीत।
रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ है। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। सखी सहेली कार्यक्रम में लेते हैं एक ब्रेक। संगीता जी, हमारे एक साथी लिखते हैं, बाप रे बाप, झपकी ये तो मेरा जैसे दुश्मन है। पहले जब दोपहर में खाना खाकर पढ़ने बैठता था तो बहुत झपकी आती थी और कब 2-3 घंटे बीत गए पता ही नहीं चल पाता था। मैंने एक उपाय लगाया है विविध भारती के साथ गणित लगाने का और इस प्रकार इस समस्या से छुटकारा मिल गया। अब भी मैं गणित ही लगा रहा हूँ कि क्या मजाल है जो झपकी आए। यानी विविध भारती सुनते रहते हैं तो झपकी दूर भाग जाती है। क्योंकि गीत ऐसे होते हैं, अच्छे अच्छे गाने होते हैं या फिर कुछ एक जानकारियां भी होती हैं, तो सुनते और गीत सुनते दोनों बातें हो जाती हैं तो फिर नींद जल्दी आना मुश्किल है। वैसे एक बात है कि जैसा कि आपने कहा था कि किताबों को देखकर तो बहुत नींद आती थी, ऐसा भी एक आध हमारे श्रोताओं ने लिखा हुआ है। हाँ, एक हमारे सखी ने लिखा है, झपकी लेने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये कभी भी आ जाती है। ये भी बात उतनी सही है। और एक साथी लिखते हैं कि घड़ी की सुई रुकी रुकी सी लगती है, काम की फाइलें थकी थकी सी लगती है, कंप्यूटर की स्क्रीन धुंधली सी लगती है, दोपहर की झपकी बड़ी जरूरी सी है, ना पूरा सोना ना जागना, बस सपनों की दुनिया में झांकना। क्या बात है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इन तमाम श्रोताओं का। और हमने एक अनुशासन जो ये शब्द है आज हमने दिया था, तो इस पर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि अनुशासन सफलता की कुंजी है जो जीवन को व्यवस्थित, केंद्रित और अर्थपूर्ण बनाता है। ये केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन है जो लक्ष्य और उपलब्धि के बीच एक पुल का काम करता है। अनुशासित जीवन से ही सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता और धैर्य का विकास होता है। अनुशासन ही वो पुल है जो हमारे लक्ष्यों को उपलब्धियों में बदल देता है। तो अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है, फिर वो झपकी क्यों ना हो, झपकी में भी अनुशासन जरूरी है। एक बहुत ही मजेदार सा कमेंट आया है संगीता जी, मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। ये हमारे साथी ने लिखा है कि जब हम छोटे थे तो स्कूलों में जब खाली समय होता था तो टीचर ही सबको दोनों हाथ डेस्क पर रखकर सिर नीचे रखकर थोड़ा रेस्ट लेने को कहती थी और हम सो भी जाते थे। ये ज्यादातर तब होता था जब जैसे कोई फ्री पीरियड हो गया और उस समय टीचर आई। अब उस वक्त तो कुछ पढ़ाना नहीं है उनको, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की जो टीचर है वो एब्सेंट है, तो अब उनको दूसरी को भेजा गया है। तो वो ऐसे में जब बहुत ज्यादा शोर हो या बच्चे बड़े ही अनरेस्ट हो तो ये कहा जाता है भाई आप दोनों हाथ को फोल्ड कर लीजिए, सर नीचे करिए और थोड़ा देर आंख को बंद कर लीजिए। वैसे लेकिन अब ऐसा शायद
मुझे नहीं लगता है कि है। वैसे ये भी एक अपनी याद है, अच्छी सी याद है। और एक हमारे साथी ने लिखा है, तो वे तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए संगीता जी। हमको एक बड़ी सी झपकी आई थी कि बेड पर से हम नीचे गिर गए और पाँव में बहुत ज्यादा चोट आ गई। ऐसा भी होता है भाई संभाल के रखिए, ऐसा नहीं है इतनी भी ऐसी भी झपकी नहीं होना चाहिए कि नीचे गिर जाए और दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। तो ये बस झपकी जो है उसमें भी अनुशासन रहना चाहिए। एक हाँ बताइए। एक अनुशासन कोई डंडा नहीं है जो डराकर लोगों को सीधा कर दे। ये वह अदृश्य ताकत है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। जब व्यक्ति अपने समय, विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करता है, सीख जाता है, तभी उसके जीवन में अनुशासन का जन्म होता है। आज के समय में लोग अनुशासन को अक्सर बंधन समझ लेते हैं, जबकि सच यह है कि अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता देता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी रखता है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, वही वास्तव में स्वतंत्र जीवन जीता है। प्रकृति भी हमें अनुशासन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। सूरज रोज समय पर उगता है, ऋतुएं अपनी समय पर बदलती हैं, नदियां बिना रुके बहती है। यदि प्रकृति में अनुशासन ना हो तो संसार में अराजकता फैल जाए। मनुष्य के जीवन में भी अनुशासन उतना ही आवश्यक है। विद्यार्थी यदि नियमित पढ़ाई करे, खिलाड़ी रोज अभ्यास करे, कर्मचारी अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए, तो सफलता स्वतः उसके कदम चूमती है। वास्तव में अनुशासन वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर व्यक्ति अपने सपनों की ऊंचाई तक पहुंचता है। बिना अनुशासन की प्रतिभा भी अधूरी रह जाती है, लेकिन अनुशासन के साथ साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। इसलिए जीवन में अनुशासन को बोझ नहीं बल्कि अपने सबसे बड़ी शक्ति समझना चाहिए, क्योंकि यही शक्ति हमें सही दिशा देती है और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग बनाती है। बहुत बहुत अच्छा कमेंट है और बहुत ही धन्यवाद। लेकिन एक बात यह है कि अनुशासन को जीवन में उतारते कितने लोग हैं, है ना? ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अगर अनुशासन को जीवन में उतारना है तो इसके लिए भी जो प्रेरणा है वो तो हम लेते हैं, लेकिन इसके लिए कोशिश भी खुद को ही करनी है। बात ये है कि हम अपने जीवन में भी अनुशासन को खूब उतारें। और अगर लगता है कि भाई नहीं, कहीं अनुशासन, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ऐसे शुरुआत की जा सकती है कि भाई थोड़ा थोड़ा शुरू करें। यानी कि जैसे समय से उठना। कई लोग ऐसा हो जाता है कि छुट्टी हो जाती तो फिर वो सो जाते हैं देर तक, तो वहां पर थोड़ा गड़बड़ा जाता है मामला। तो कम से कम ये करना चाहिए कि सुबह उठ जाएं समय पर, और फिर थोड़ा व्यायाम वगैरह और थोड़ा टहलना, ऐसा ये रोज हो तो बहुत अच्छा है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको जीवन में उतारा जा सकता है। एक गीत सुन लेते हैं। बात बात में रूठो ना,
कर भी सो जाते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, संगीता जी, अनुशासन जीवन को सही दिशा देने वाला सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना, समय का सही उपयोग करना और कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाना। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन होता है वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। आगे भी लिखते हैं कि अनुशासन हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। घर में माता पिता, विद्यालय में शिक्षक हमें समय पर उठना, पढ़ाई करना, बड़ों का सम्मान करना, नियमों का पालन करना सिखाते। यही छोटी छोटी आदतें आगे चल के हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। अनुशासन केवल पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आवश्यक है। खेल हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, अनुशासन हमें सफलता और सम्मान दिलाता है। जो व्यक्ति अनुशासित होता है अपने समय और कार्यों का सही संतुलन करता है। अंत में कहते हैं कि अनुशासन सफलता की कुंजी है। तो इनका बहुत धन्यवाद। और एक हमारी और श्रोता ने लिखा है कि अनुशासन सब्जी में नमक की तरह है, इसके बिना जीवन रूखा और बेस्वाद है। अनुशासित व्यक्ति में काम को टालने की प्रवृत्ति नहीं होती, वो अपने हर कार्य को समय पर करता है। दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल सही रहती है तो परिणाम अच्छे होते हैं। विद्यार्थियों के लिए जीवन में अनुशासन उन्हें हर तरह की सफलता दिला सकता है और वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करते हैं। हमारे एक साथी ने भी लिखा है, पूरा अभी और पढ़ना बाकी है। नहीं बस इनका हो गया मैसेज। एक साथी लिखते हैं, अनुशासन मतलब शासन का अनुसरण यानी पालन करना। घर हो या ऑफिस हो या हो ट्रैफिक सिग्नल पर यातायात के सभी नियमों का पालन करना जरूरी होता है। नियमबद्ध तरीके से चलने और सभी को चलाने से फायदा ही है। अनुशासन जीवन में सफलता, लक्ष्य प्राप्ति और स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन और शरीर को प्रशिक्षित कर एकाग्रता, समय प्रबंधन और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है, जो तनाव मुक्त होकर अपने लक्ष्य को समय से पूरा करने में हमको सक्षम बनाता है। क्या बात है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। देखिए एक और श्रोता लिखते हैं कि अनुशासन का सही मतलब स्वेच्छा से नियमों का पालन करना, खुद को नियंत्रित करना और अपने व्यवहार और समय को सही दिशा में ढालना। केवल डर से नियम मानता नहीं बल्कि आदतों को सुधार कर आत्म संयम के द्वारा लंबे समय तक पालन कर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना अनुशासन होता है। सच्चा अनुशासन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है, जहां आप बिना किसी दबाव के सही व्यवहार चुनते हैं जो आत्म नियंत्रण से आता है। जीवन, कार्य और समाज के नियमों के अनुसार काम करना ताकि व्यवस्था बनी रहे। अपने समय को नियंत्रित कर उसका सदुपयोग करना भी अनुशासन के दायरे में आता है। स्कूल का सबसे पहला पाठ अनुशासन होता है। समय से स्कूल आना और स्कूल नियमों का पालन करते रहना एक छात्रा और छात्र को अनुशासित यानी छात्रा को अनुशासित छात्र और देश का सभ्य नागरिक बनाता है। तो अनुशासन जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह लागू होता है। देखिए कहीं हम घूमने भी जाते हैं तो वहां भी हम एक नियम के हिसाब से समझना चाहिए इस चीज को। कहीं भी हम जाते हैं, कहीं हिस्टोरिकल प्लेस में, कहीं ऐतिहासिक जगह पे या कहीं पार्क में घूमने जाते हैं या फिर हम रेलगाड़ी में सफर करते हैं या फिर हम क्यों ना स्कूल में भी बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं कि कुछ बच्चे तो बहुत अनुशासित होते थे लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो अनुशासन जब अगर क्लास में देख लें कि नहीं ये तो बड़ी ज्यादा शांति हो गई है तो फिर वो अनुशासन किस तरह से भंग हो तो इस बारे में सोचते रहते थे। फिर कहीं कुछ वो करते रहेंगे तो एक तो ये हो जाता है। तो वो तो चलिए लड़कपन की बात हो गई। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो ऐतिहासिक जगह हो या कहीं भी रेलवे में ट्रेवल करते हैं तो वहां भी हम देखते हैं कि कई बार लोग अपना ऐतिहासिक जगहों पर नाम लिख देते हैं या किसी चीजों से भी हम छेड़छाड़ करते हैं, खराब करते हैं। या किसी पार्क में गए, कहीं गए तो वहां जो कुछ खाया हमने उसके पैकेट्स वहीं फेंक दिए। या फिर सबसे बड़ी बात तो देखिए जब हम लोग जाते हैं चिड़ियाघर वगैरह में, वहां जानवर होते हैं, छोटे छोटे पंछी होते हैं प्यारे प्यारे, तो उनको कोई लोग तो देखकर बड़ा प्यार करते हैं और उनको छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई लोग उनको बड़ा छेड़ देते हैं। तो यहाँ भी अनुशासन है, जीवन में तो है ही है, लेकिन ये छोटी छोटी सी जगह है जहां हम जाते हैं विजिट करने के लिए। ट्रेन में जब हम ट्रैवल करते हैं या हम रेलवे स्टेशन के जगह पे बैठे रहते हैं तो वहां भी देखें कि उस चीज को हम यानी हर चीज में अनुशासन है। आपने चिड़ियाघर की बात कही तो जिन पशु पक्षियों को जो चीज खाने को देना वही देना चाहिए, ये भी अनुशासन के खिलाफ है। अगर वो उन्हें खाने से तकलीफ हो रही है तो हमें उस तरह का खाना भी उन्हें नहीं देना है। अनुशासन हर जगह मायने रखता है। एक हमारे सखी ने लिखा है
कि अनुशासन जीवन की असली शक्ति है। अनुशासन वो आदत है जो हमारे जीवन को सही दिशा देती है। यह हमें समय का महत्व सिखाता है, कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है, लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता आसान बनाता है। जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए अनुशासन को अपना सबसे अच्छा साथी बनाना चाहिए। एक गीत सुनते हैं। अब रसोई की तरफ चलते हैं। चलिए, बहुत बाजार में तो कैरी आ गई है, कच्चे आम है, तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि कच्चे आम कैरी को उबालकर उसमें पुदीना और जीरा, काला नमक, हल्की सी लाल मिर्च और शक्कर डालकर उसका मीठा पना बनाया जाता है। गर्मियों में पीने से लू नहीं लगती। कुछ लोग गुड़ डालते हैं और कुछ लोग ना कच्चा भी उसे कद्दूकस करके पानी में डाल के, गुड़ डाल के, उसमें काला नमक डाल के भी, जीरा डाल के पी सकते हैं, उबाल के भी पी सकते हैं। और ये पीना बहुत जरूरी है क्योंकि लू से बचना जरूरी है। अभी बहुत लू चल रही है सब जगह, है ना। कच्चे आम के और भी आम का पन्ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, उन्होंने बहुत सारा लिखा है कच्चे आम के व्यंजन। पन्ना के बारे में लिखते हैं कि कच्चे आम से बनने वाला ये लोकप्रिय शीतल पेय है। उबले हुए कच्चे आम के गूदे में चीनी या गुड़ डालकर काला नमक, जीरा पाउडर, पुदीना मिलाकर आम का पन्ना तैयार किया जाता है। गर्मी में शरीर को ठंडक देता है और लू से बचाने में भी मदद करता है। और आम की चटनी भी लिखी है, कच्चे आम की चटनी। जी, एक हमारे सखी ने लिखा है कि कच्चे आम कैरी को छोटे छोटे टुकड़ों
टुकड़ों में काट ले, इसे पका ले और ठंडा होने पर मैश कर ले। आम खट्टे है मीठा इस हिसाब से चीनी या मिश्री ले ले, दोनों को आंच पर चढ़ाकर पका ले, चटनी की तरह तैयार होगा। ठंडा होने पर इसमें आप भुना पिसा हुआ काला जीरा, नमक मिला ले। कांच के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में आप इसे फ्रिज में रखें। जब जरूरत हो 1 ग्लास में 2 चम्मच पल्प डालें, ठंडा पानी डालें, कुछ पुदीने की पत्तियों को सजाकर खट्टे मीठे आम के पन्ने का स्वाद ले। आप आम को पकाकर उसमें पल्प, नमक, काला नमक डालकर भी बना सकते हैं। और पल्प पकाते समय अगर धनिया की पत्तियों को पीस कर उसके रस में मिला देंगे तो बड़ा ही सुंदर प्यारा कलर आ जाता है और ये स्वाद बहुत अनोखा होता है। अगर आप पुदीने की पत्तियों को शरबत में प्रयोग कर रहे हैं तो उसे तुरंत पीस कर मिलाएं, नहीं तो इसका स्वाद में कड़वापन आ जाता है। तो बहुत सावधानी की भी जरूरत है। एक हमारे श्रोता ने, बल्कि मुझे लगता है कि इन्होंने 2 लिखे हैं कि कच्चे आम की दाल में तो बहुत अच्छा लगता है। दाल में अगर दाल खट्टी खट्टी सी लगती है और उसके कच्चे आम को छील करके उसके टुकड़े अगर डाल दिए जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और कच्चे आम की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है कि 2 कैरी ले ली, उसमें 1 प्याज डाल दिया, उसको बारीक बारीक काट लिया, उसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा दरदरा पीसना है, उसमें मूंगफली दाने की पाउडर डालना है और लास्ट में उसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर और गुड़ डाल के ऊपर से उसका तड़का लगाना है। वो तड़का जो है ना वो एकदम से बढ़िया सा, उसमें हींग हो, कड़ी पत्ता हो, तो खट्टी मीठी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। संगीता जी, हमारे सखी ने कच्चे आम की चटपटी चटनी की रेसिपी लिखकर भेजी है। सामग्री है कच्चे आम कटे हुए, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन, गुड़ और नमक। सभी सामग्री को मिक्सी में डालकर दरदरा पीस ले। अंत में भुना हुआ जीरा और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाए और सर्व करें पराठे पूरी के साथ में।
तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए कच्चे आम जो होते हैं उनकी मीठी मीठी लौंजी भी बनाई जाती है, और जो दाल है उसमें भी पड़ता है, कहीं चटनी बनती है, और जो उसके साथ जो पुदीने का जो एक स्वाद मिलता है, तो वो तो एक अलग ही, कहते हैं कि फायदा भी करता है और एक अलग सी ताजगी देता है। यानी अगर खाना है और उसके साथ अगर कच्चे आम की चटनी है और कच्चा आम थोड़ा है तो बहुत ही अच्छा, खाने का स्वाद बढ़ जाता है। तो समय कह रहा है कि अब इजाजत ली जाए, तो आप सभी को सोनाली पाठक और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।